सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर आरंभिक स्तर पर भाषा एवं गणित के पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता के विकास के अंतर्गत मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 184 से पढ़ने वाले। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 183 तक ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 183 के बाद 184 जितने भी आगे क्वेश्चन बचे हुए हैं, ये आपका लास्ट पार्ट है। इससे पहले 4 पार्ट में ऑलरेडी मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। पवन सीरीज के भी सारे क्वेश्चन हो गए हैं, राजन सीरीज के भी सारे खत्म हो जा रहे हैं और हर एक सब्जेक्ट का इस तरीके से हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। राजन सीरीज का पूरा बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी, इसके अलावा पवन सीरीज के भी बहुविकल्पी, अतिलघु उत्तरी। इस तरीके से अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप लोग सारी वीडियोस को देखिए, अपनी तैयारी को और अच्छे से अच्छा बनाइए। उसका रीजन ये है कि 4th सेमेस्टर में आप जितना अच्छे से अच्छा नंबर लेकर के आएंगे, आपकी मेरिट उतनी ही अच्छी बनेगी एकेडमिक की, और यही आपको नौकरी दिलाने में मदद करेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप सभी लोग 4th सेमेस्टर को मेहनत से पढ़िए। 8 के 8 सब्जेक्ट आपके करा दिए गए हैं लगभग। आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको सभी विषयों की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। दोस्तों, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 184 से चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है आत्म उपसर्ग लगाने से बनेगा। आत्म उपसर्ग लगाने से बनेगा आत्मसम्मान, आत्म साक्षात्कार, आ वाह दोनों या कोई नहीं। तो आत्म उपसर्ग लगाने से आत्म सम्मान, आत्म साक्षात्कार, साक्षात्कार के आगे आत्म उपसर्ग लगा है, सम्मान के आगे आत्म। तो इस तरीके से जो शब्द आगे लगता है वही उपसर्ग होता है। किसी भी शब्द के आगे लगने वाला जो वाक्यांश या शब्द होता है वही क्या होता है, उपसर्ग होता है। उपसर्ग के लगाने से उसका अर्थ जो है बदल जाता है। जैसे सम्मान है तो सम्मान सभी के लिए, लेकिन जब आत्म लग गया इसका मतलब अपना सम्मान। साक्षात्कार किसी के भी हम बोल सकते हैं, लेकिन जब आत्म साक्षात्कार लग गया यानी कि अपना या खुद का साक्षात्कार। तो इस तरीके से ये दोनों ही आ व दोनों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 185 है, भी है निपात, क्रिया, आ व दोनों या विशेषण। दोस्तों, ना तो ये क्रिया है ना ही विशेषण है। भी क्या है, निपात है। क्वेश्चन नंबर 186 है, विद्यालय में संधि है। तो विद्यालय का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है, विद्या धन आलय। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बड़ा आ और बड़ा आ मिलकर के क्या हो रहा है, बड़ा आ बन रहा है। तो ये क्या हो गया, दीर्घ संधि हो गया, दीर्घ स्वर संधि। तो ऑप्शन आ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, पठन किस धातु से संबंधित है। तो पठन पठ धातु से संबंधित है। पठति पठता पठंति, पठसी पठता पठत, पठामी पठावा पठामा। तो आप सभी लोगों को लगभग याद भी होगा ये। क्वेश्चन नंबर 188 है, क्रिया के आधार पर पठन कितने प्रकार का होता है। तो क्रिया के आधार पर जो पठन होता है वो 2 प्रकार का होता है। आपको पता है कौन कौन सा, सस्वर और मौन। तो ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 है, क्रिया के आधार पर पठन है। तो क्रिया के आधार पर फिर वही क्वेश्चन सेम पूछ लिया है, तो यहाँ पर आंसर भी वही होगा, सस्वर पठन और मौन पठन दोनों ही। तो ऑप्शन सा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि पठन 2 प्रकार का होता है, सस्वर पठन और मौन पठन। क्वेश्चन नंबर 190 यानी कि 190 है, किसका कथन है, पठन लेखन द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की विधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है। डिसेंट, फ्रॉबेल, गांधी जी या प्रेमचंद। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर डिसेंट, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 191 यानी कि 191 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं। तो कितने अल्फाबेट होते हैं इंग्लिश में, 26 अक्षर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने वॉवेल होते हैं, 5, ए ई आई ओ यू। क्वेश्चन नंबर 193 है, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने व्यंजन होते हैं। तो कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। अगर 26 में से हमने 5 को निकाल दिया तो कितना बचा, 21 बचा ना। तो यहाँ पर आप देखिए 21 हो गए कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन।
क्वेश्चन नंबर 194 है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है A E I O U। तो ऑप्शन नंबर सा में दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 195 है, निम्नलिखित में से हंस पद का चिन्ह है। हंस पद का मतलब होता है कि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें हम कोई शब्द या पद भूल गए लिखना। जैसे कि राम घर से बाजार जाता है। अब राम घर से बाजार जाता है में आपने से लिखना, आप से भूल गए, तो हो गया राम घर बाजार जाता है। तो आप क्या करोगे, इस तरीके से एक चिन्ह लगाओगे और उसके ऊपर ऊपर से लिख दोगे। तो इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट होगा कि राम घर से बाजार जाता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बा जो है हंस पद का चिन्ह, ये बिल्कुल सही होगा। तो जहां पर किसी अक्षर, किसी शब्द को हम भूल जाते हैं किसी सेंटेंस में, तो हंस पद को लगा करके ऊपर उस अक्षर को लिख देते हैं और वह सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 196 है, निम्न में से उद्धरण का चिन्ह है। उद्धरण का मतलब किसी के द्वारा कोई कहा गया स्टेटमेंट है और आपको पता है किसी द्वारा कोई कही गई परिभाषा है, तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही रखते हैं। तो ऑप्शन आ जो है बिल्कुल सही है। इसको हम दो भागों में बांटते हैं, इकहरा उद्धरण और इसके अलावा उद्धरण भी खाली इसको हम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा इसको बोलते हैं, आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 197 है, शक्ति, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, अरहर, मगहर निम्न शब्दों में से किसे प्रदर्शित कर रहे हैं, निम्न शब्द किसे प्रदर्शित कर रहे हैं। तो शक्ति, भक्ति, त आया, ज्ञान विज्ञान न आया, अरहर हर, मगहर हर। तो आप देख रहे हैं पीछे की तुकबंदी बन रही है या तुकांत शब्द बन रहे हैं। तो ऑप्शन बा जो है तुकांत शब्द, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विलोम शब्द, अतुकांत शब्द, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 198 यानी कि 198 है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या टोटल होती है 25, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 है, निम्न में से स्पर्श व्यंजन है। यार अलावा ये क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। आपको पता होगा ये अंतस्थ है और ये क्या है, ऊष्म व्यंजन है। शाह शाह शाह, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। यार अलावा अंतस्थ व्यंजन, सा सा साहा ऊष्म व्यंजन, और अ स्वर है, आपको पता है। तो क और ख यही क्या है, यही आएंगे स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 200 है, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। और ये किससे किससे मिलकर बनते हैं, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, इन्हीं वीडियोस में मैंने बार बार आप लोगों को बता दिया है। चाहे पवन सीरीज की वीडियोस हो, चाहे राजन सीरीज की हो, हर जगह मैंने विस्तार कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन द 4 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 201 है, संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र। तो ऑप्शन बा जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पर केवल ज्ञ की कमी है। अब चलिए इसके बाद आगे देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 202 है, संयुक्त व्यंजन स्र बना होता है। स्र किससे मिलकर के बना होता है, श्र, श और र से। ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। क और सा से मिलकर के तो छ बनता है, त और र से मिलकर के त्र बनता है, ज और य से मिलकर के ज्ञ बनता है। सारे के सारे तो आप लोगों ने देख लिए, चारों के चारों। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 203 है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह है। ड, ढ, अंगा, अह, छ, स्र या क। तो अयोगवाह हम अंगा और अह को कहते हैं। तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 204 है, द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन हम ड़ और ढ को कहते हैं। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये दोनों स्पर्श व्यंजन है और स्र और छ ये क्या है, ये संयुक्त व्यंजन है। अंग और अह ये तो स्वर हैं, इन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 निम्नलिखित में से घोष वर्ण है, ख, च, म या फिर ठ। दोस्तों यहाँ पर देखिए ख, च, म और ठ दिया हुआ है। तो घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं, तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण जो होते हैं ये होते हैं घोष वर्ण। तीसरे, चौथे और पांचवें, इसको हम सघोष भी कहते हैं। घोष को सघोष भी कहीं कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा, सेम एक ही बात है, दोनों का अर्थ एक ही है। तो सघोष या घोष वर्ण तीसरे, चौथे और पांचवें होते हैं सभी वर्गों में। तो यहाँ पर आप देखिए
क वर्ग में आपको मिलेगा ग, घ, अंगा, फिर है ज, झ, इया, फिर है ड, ढ, अणा, फिर है द, ध, न, फिर है ब, फ और म। इसके अलावा या, रा, ला, वा और ह, ये सब होते हैं घोष या सघोष वर्ण। और बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जिन भी प्रशिक्षु ने नोट्स को अच्छे से पढ़ा है उन्हें अच्छे से पता होगा। तो तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ड तो आप देखिए, ये तो दूसरा हो गया ख अपने वर्ग में, च पहला हो गया, ठ दूसरा हो गया। तो इस तरीके से ये सब यहाँ पर, ये सब क्या है, अघोष है। केवल और केवल ऑप्शन सा जो है माँ, यही क्या है, सघोष या घोष वर्ण है। अब क्वेश्चन नंबर 206 में पूछा इसमें से कौन सा अघोष है। तो अघोष वर्ण अभी मैंने आपको बताया है कि पहले और दूसरे वर्ण होते हैं। इसके अलावा तीनों सा, तीनों सा भी इसी में आते हैं, तो याद रखिएगा तीनों सा अघोष में आते हैं। तीनों सा और वर्णों के पहले और दूसरे अक्षर। तो आप देखिए यहाँ पर ये तो बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए हा तो इसमें हो गया, अभी आपको मैंने बताया है हा तो सघोष में चला गया है। और यहाँ पर आप देखिए सा आपको मिल रहा है यहाँ पर, तो ऑप्शन द जो है सा, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जा दिया हुआ है, तीसरा वर्ण है च वर्ग का, तो इसीलिए ऑप्शन द जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 है भाषाई कौशल का सही क्रम है। तो किसी भी भाषा का सीखने का जो सही क्रम है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि सुबोपली। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा किसी भी भाषा का ये कौशल होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। क्वेश्चन नंबर 208 है भाषाई कौशल का प्रथम चरण है लिखना, पढ़ना, बोलना या सुनना। तो भाषाई कौशल का प्रथम चरण अभी आपने देखा, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। तो सुनना ऑप्शन द में है, ये बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 209 है वह कौन सी भाषा है जिसमें शिक्षण करने से बालक आसानी से सीखता है। बच्चे को जो भाषा पता है, जो उसकी मातृभाषा है, अगर उसी भाषा में उसे कोई चीज सिखाई जाएगी तो वो बेहतर तरीके से सीखेगा। तो ऑप्शन द जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 210 है मातृभाषा है अंग्रेजी, हिंदी, गणित या संस्कृत। तो आप सभी को पता है क्या है, हिंदी। और एक चीज मैं आपको बता दूं, मातृभाषा नहीं बल्कि ये क्या है, राजभाषा है हमारे देश की। मातृभाषा की संज्ञा किसी भी भाषा को नहीं प्राप्त है, लेकिन मेनली हमारे देश में हिंदी भाषा ही मैक्सिमम लोग बोलते हैं, तो इसीलिए इसी को लोगों ने मातृभाषा कह दिया है। लेकिन ये क्या है, राजभाषा है हमारे देश की। किसी भी भाषा को मातृभाषा की संज्ञा दी ही नहीं गई है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। केवल और केवल अधिक मेजोरिटी में लोग हिंदी ही बोलते हैं, इसीलिए हिंदी को ही मातृभाषा लोगों ने समझ लिया है। क्वेश्चन नंबर 211 है बालकों की प्रथम पाठशाला है। तो बालकों की जो प्रथम पाठशाला होती है वो उनका खुद का परिवार होता है, उनके माता पिता, उनके जो बड़े होते हैं बुजुर्ग घर में, वो बच्चे को पहले शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं, फिर बच्चा विद्यालय में आता है। क्वेश्चन नंबर 212 है हिंदी का सबसे संबंध किस लिपि से। हिंदी का संबंध हम किस लिपि से है, तो आपको पता है कि हिंदी देवनागरी लिपि से संबंधित है, तो ऑप्शन अ बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 213 है हिंदी शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है तो उसे क्या करना चाहिए, सस्वर वाचन, मौन वाचन, अ व ब दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही आवश्यक है, समय समय पर सस्वर वाचन भी और मौन वाचन भी। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 है पद्य शिक्षण में आवश्यक है, सस्वर वाचन, मौन वाचन, अ व ब दोनों या कोई नहीं। तो पद्य शिक्षण में, पद्य का मतलब कहानी लिखी हुई है उसको पढ़ रहे हो आप, तो उसमें सस्वर वाचन करना सही है कि मौन वाचन। दोस्तों जो पद्य होता है वो कोई कविता होती है या कोई दोहा होता है, कोई छंद होता है, तो उसे सस्वर वाचन में जब पढ़ा जाता है तो ही अच्छा लगता है सुनने में। तो पद्य मतलब कविताएं, दोहे, इस तरीके से, तो इन्हें सस्वर वाचन में जब पढ़ा जाए तभी अच्छा लगता है सुन करके। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 215 है प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए शिक्षण के लिए आवश्यक है सस्वर वाचन, मौन वाचन, अ व ब दोनों या गंभीर वाचन। तो राइट आंसर है सस्वर वाचन। छोटे बच्चों को पहले हमें बोल बोल करके ही पढ़ना सिखाना होता है, तो छोटे बच्चों की क्लास में हम मौन वाचन तो कर ही नहीं सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 है पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण करना चाहिए, सस्वर वाचन द्वारा, मौन वाचन द्वारा, सामूहिक वाचन द्वारा या कोई नहीं। तो पूर्व माध्यमिक कक्षाओं हेतु हिंदी शिक्षण सबसे अच्छा तरीका है मौन वाचन करना चाहिए, क्योंकि अब बड़े कक्षाओं में अगर आप बच्चों को पढ़ाओगे तो मौन वाचन के द्वारा ही, क्योंकि वहां पर सारे बच्चे खुद पढ़ सकते हैं, बस केवल आपको चीजों को समझाना होता है।
क्वेश्चन नंबर 217 है, गद्य पाठों का शिक्षण सामान्य रूप से या मुख्य रूप से किस वाचन द्वारा होना चाहिए? अभी आपने देखा पद्य का मतलब क्या होता है। पद्य का मतलब आपने देखा था पद्य का मतलब होता है कि कोई कविता है, छंद है, दोहा है, कुंडलिया है, इस तरीके की सब चीजें जो होती हैं, इन्हें हमें गा करके बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना होता है कि बच्चों को इंटरेस्ट आए और बच्चे उसको समझें। तो यहाँ पर आप देखिए, तो जो गद्य पठन होता है उसे हम मौन वाचन में ही पढ़ाते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल हमें अपने मन में ही पढ़ करके चीजों को हम आसानी से समझ सकते हैं। कोई कहानी है तो उसको पढ़ते जा रहे हैं, उसका अर्थ भी हम समझते जा रहे हैं। कोई दोहा है, कोई चौपाई है या कोई छंद है, तो उसको पढ़ करके आसानी से नहीं समझ सकते बच्चे। उसका क्या करना पड़ता है, उसका भावार्थ बताना पड़ता है। तो इसीलिए उसमें मौन वाचन संभव नहीं होता, जबकि गद्य पाठों का शिक्षण आसानी से मौन वाचन द्वारा किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 218 है, मौखिक अभिव्यक्ति में कौन सी विधि उचित नहीं है? मौखिक अभिव्यक्ति का मतलब होता क्या है कि आप कोई चीज बोल बोल करके बता रहे हो। तो बोल बोल करके अगर आप कोई चीज बता रहे हो तो मौखिक हुई ना। तो अगर आप बोल रहे हो तो वो ऑलरेडी सस्वर वाचन हो गया। सस्वर वाचन में हम कविता पाठ या समवेत वाचन करते हैं, तो मौन वाचन तो बिल्कुल आएगा ही नहीं उसमें। तो ऑप्शन द, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो आप उस समय चुप नहीं रह सकते ना जिस समय आप बोल रहे हो। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, यानी कि मौन वाचन हम नहीं कर सकते हैं। कब? मौखिक अभिव्यक्ति में। जब हमें कोई चीज मुख से बोलनी है तो हम चुप तो नहीं रह सकते उस समय ना, हमें तो अपनी बात को बोल करके बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 219 है, मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार नहीं है? कहानी, कथोपकथन, मौन वाचन या चित्रमाला? तो मौखिक आत्म प्रकाशन का आधार इसमें से कौन सा नहीं है? राइट आंसर है मौन वाचन। जहां पर मौखिक बात हो गई, मुख से प्रकट करने की बात हो गई, वहां पर मौन वाचन का कोई अस्तित्व नहीं रह गया, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो उस समय आप चुप तो रह नहीं सकते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 220 हम देखेंगे, हिंदी किस लिपि से संबंधित है? तो आप सभी लोगों को बचपन से पता है कि हिंदी देवनागरी लिपि से संबंधित है। हिंदी की लिपि देवनागरी है। और दोस्तों, आप लोग सभी विषयों को देखिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मैं बार बार दोहरा रही हूँ कि अगर आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में भी अच्छे नंबर लाने हैं तो जितनी वीडियोस मैंने बनाई है, जितनी क्लासेस मैंने ली हैं सारे सब्जेक्ट की, आप सभी को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको वाकई एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं तो आपको सभी विषयों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगी। आप 8 के 8 विषयों को देखिए और सभी विषयों की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आपको बहुत ज्यादा ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। हर विषय की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स मिल जाएगी और 8 के 8 विषयों की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप लोग सभी को देखिए। 8 के 8 विषयों की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे ऐप टारगेट यूपी टेट सी टेट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो ऑप्शन आ यहाँ पर देख लिया आपने, देवनागरी लिपि बिल्कुल सही है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 221, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, संधि दोनों या कोई नहीं? तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 222 और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके राजन सीरीज का, और इस तरीके से आप लोग का राजन सीरीज, पवन सीरीज दोनों ही मैंने खत्म कर दिया सभी बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ा करके। सेकंड पेपर में भी सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए राजन पवन के। इसके अलावा विज्ञान विषय में भी मैंने सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। तो आप सभी को देखिए, क्वेश्चन नंबर 222 है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने अक्षर है या कितने वर्ण है? आप सभी को पता है 52 अक्षर है। तो ऑप्शन बा सही हो गया। तो इस तरीके से सारे के सारे आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन खत्म हो गए। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो को अपने कॉलेज फ्रेंड्स को व्हाट्सएप ग्रुप में अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को जरूर शेयर करोगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सभी वीडियोस को देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में 8 विषयों की आपके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप सभी की वीडियोस को देखिए और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करके जाइएगा, अपने अच्छे से प्यारे प्यारे कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे और सभी वीडियोस को देखते रहेंगे। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आएगी हमसे बताते रहेंगे। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।